हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 में लास्ट टाइम जो है हमने देखा था कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस है इनहेरिटेंस का वो क्या है। मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में होता है डीएनए। ठीक है। और डीएनए जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो सब हमने देखा था। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो है होता है पेंटोज शुगर, फिर उसके बाद होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड। ये हमने देखा था। नाइट्रोजनस बेसिस में हमने दो देखे थे, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन में एडिनिन ग्वेनिन और पिरिमिडीन्स जो हैं उनमें थे थायमिन और साइटोसिन। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है डीएनए बनाती है। और उसके बाद हमने देखा था कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन मतलब एडिनिन और डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब जब शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड जुड़ते हैं किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने डीएनए को क्या कहा था, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। आज हम देखेंगे नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होता है, तो इसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहा जाता है डीएनए का। तो देखिए किसने दिया था ये, वॉटसन और क्रिक। ये देखिए दो जो नाम आपको दिख रहे हैं, जेडी वॉटसन एंड FHC क्रिक। इन्होंने जो है सबसे पहले प्रपोज किया था ये स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ डीएनए 1953 में। कब दिया था ये, 1953 में। और इसके लिए उनको, उनके इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा काम था डीएनए का स्ट्रक्चर देना। उन्होंने क्या बताया प्रॉपर कि क्या होता है डीएनए में, क्या जो है सब सारी चीज़ें हैं, कैसा है वो डबल हेलिकल। तो इससे हम, वॉटसन और क्रिक ने दिया था तो इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है। या तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या फिर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, देखिए क्या बोला था उन्होंने, द डीएनए कंटेन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन कॉइल्ड टुगेदर इन हेलिकल मैनर। मतलब ये देखिए जो डीएनए है उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड है। हमने क्या बोला कि एक चेन है, लेकिन ऐसे दो है और वो इस तरीके से हेलिकल मैनर में एक दूसरे में कॉइल्ड है। तो ये जो है उन्होंने बताया था और इसीलिए उनके इस मॉडल को क्या कहा गया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये नाम उन्होंने उसको दिया था। क्लियर है कि किसने दिया है, वॉटसन और क्रिक ने दिया है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए या फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है इसे। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, मिला था दोनों साइंटिस्ट को। ये देखिए ये है जेम्स डेवी वॉटसन या जेडी वॉटसन और इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1928 में। और एज ऑफ 34 की एज में 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया था अपने इस वर्क के लिए। तो ये है वॉटसन और ये जो है ये है क्रिक, फ्रांसिस हैरी कैम्पटन क्रिक। इनका बर्थ हुआ था 1916 में और इन्हें भी, इन्हें दोनों को कंबाइंडली मिला था नोबेल प्राइज 1962 में। तो ये इन दोनों के पिक्चर्स हैं। अब देखिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर है तो वो पूरे जो उसके पॉइंट्स हैं कि क्या क्या इसमें होता है तो वो देखते हैं। देखिए डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है डीएनए। शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन, द बेसिस प्रोजेक्टेड टू इनसाइड। मतलब जो शुगर और फॉस्फेट है, तीन चीजें होती हैं इसमें, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस। तो शुगर और फॉस्फेट जो है वो उसकी पूरी बैकबोन बनाते हैं और जो बेसिस है वो उसके अंदर रहते हैं।
ठीक है, तो देखिए यानी कि किस टाइप का होगा कि ये पूरी जो डबल हेलिकल है ये पूरा बना हुआ है किसका, शुगर फॉस्फेट का, और जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना वो इसके ऐसे अंदर की तरफ है। इस टाइप का स्ट्रक्चर है पूरा, अभी हम देखेंगे। द टू strands आर coiled each other and arranged anti-parallelly। दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, एक दूसरे के साथ कॉइल्ड है इस प्रकार से, और एंटी पैरेलल है। मतलब क्या है, एंटी पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इफ वन स्ट्रैंड हैज फिफ्थ टू थर्ड एंड अदर हैज थर्ड टू फिफ्थ इन डायरेक्शन, मतलब दोनों के जो डायरेक्शन है ना वो अलग अलग है। मतलब देखिए यदि एक एंड जो है ये इस टाइप का है ना, तो इसका ये थर्ड वाला डायरेक्शन है और ये 5 वाला, तो ये जो दूसरा एंड होगा उसका इधर 5 वाला डायरेक्शन है और इधर थर्ड वाला। ठीक है, ये आपको लास्ट में बताया था मैंने कि थर्ड और जो लास्ट पार्ट था इसका उसमें बताया था कि थर्ड और 5 जो है वो क्या है। तो ऐसे इसमें ये एंड एंटी पैरेलल होते हैं। फिर उसके बाद जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो कैसे हैं, कॉमन डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम। मतलब दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं डीएनए के उनका जो डायमीटर है वो कॉमन है, वो क्या है 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, डायमीटर दोनों का एक जैसा है 20 एंगस्ट्रॉम। एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विथ थाइमिन ऑफ अनदर स्ट्रैंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब जो एडेनिन होता है नाइट्रोजनस बेस, वो एक स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, तो इधर वाला जो एडेनिन है वो दूसरे के थाइमिन के साथ पेयर करता है, ये दूसरा स्ट्रैंड, तो इसका जो ये थाइमिन है इसके साथ ये पेयर करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब इनके बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये रूल है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है, ये क्या है प्यूरिन और ये पिरिमिडीन। ठीक है ना, प्यूरिन्स जो है वो दो है, एडेनिन ग्वानिन, और पिरामिडीन्स जो है साइटोसिन और थायमिन। तो एडेनिन जो है वो पेयर कर रहा है थायमिन के साथ, और कैसे, डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। देन guanine of one strand pair with cytosine of another strand by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये तो एडेनिन और थायमिन की बात हो गई। अब यदि इसकी जगह होगा कौन, ग्वानिन, तो ये जो ग्वानिन है ये इधर वाले के साइटोसिन के साथ पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। तो वाइस वर्सा, मतलब या तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ या ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ऐसे या तो एडेनिन थायमिन के साथ या थायमिन एडेनिन के साथ। तो एडेनिन थायमिन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो है ये रूल है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ करेगा। तो ये ऐसा पूरा जो है स्ट्रक्चर इसमें आएगा। बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अरेंजमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब कि ए हमेशा जी के साथ, सी हमेशा डी के साथ। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज नोन, अनदर कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब क्या है कि देखिए हमेशा हमको पता है कि ए जो है हमेशा टी के साथ ही पेयर करेगा, और जी जो है हमेशा सी के साथ पेयर करेगा, या सी जो है जी के साथ, या टी जो है वो ए के साथ, यह हमें पता है। तो यदि हमको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, जैसे ये पता है हमको कि इस पे यहाँ पर ए है, फिर सी है, फिर जी है, फिर टी है, फिर ए है, तो हम उसके सामने वाले स्ट्रैंड का सीक्वेंस आराम से पता लगा सकते हैं। कैसे, कि यदि यहाँ पर ए है तो यहाँ हमेशा टी ही होगा, सी है तो यहाँ जी ही होगा, जी है तो सी ही होगा, टी है तो ए ही होगा, और ए है तो टी ही होगा। तो ऐसे हम यदि एक स्ट्रैंड का हमको सीक्वेंस पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का हम आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि ये 5th वाला एंड है इसका,
और इसका जो सीक्वेंस है वो ये है पूरा, ए जी सी, टी टी टी, ए सी, ए टी ए, सी सी जी जी, ए टी टी, ए सी ए जी टी। ठीक है, तो सेकंड का हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो पहले एंड चेंज करना है। यहाँ पर पहले फिफ्थ एंड लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड। तो अब देखिए उसका स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएंगे कि उधर की तरफ कौन से बेसिस है। तो ए के सामने हमेशा टी ही आएगा, जी के सामने सी के सामने जी, फिर टी टी टी, तो यहाँ पर ए के सामने टी, फिर सी के सामने जी, ए के सामने टी के सामने ए के सामने टी, दोनों सी के सामने जी, फिर जी के सामने सी, फिर ए 4 बार ए है तो यहाँ 4 टी, फिर 2 टी है तो 2 ए के सामने टी, सी के सामने जी। तो ऐसे हम, और इधर फिर लिख देंगे फिफ्थ सेकेंड स्ट्रैंड का। तो ऐसे हम आराम से पता लगा सकते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ट्विस्टेड ईच अदर एट द डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये जो है एक दूसरे के साथ जो ट्विस्ट होते हैं तो वो कितने डिस्टेंस पे, 34 एंगस्ट्रॉम की। ईच ट्विस्ट ऑफ डीएनए कंटेन 10 बेस पेयर। हर ट्विस्ट में 10 बेस पेयर होंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 बेस पेयर आर 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब देखिए क्या है कि जैसे हमने बोला ये दो, ये देखिए ये हमने बोला कि ये ऐसे 2 स्ट्रैंड है। अब ये जो, ठीक है, तो एक जो क्या बोल रहे हैं हर ट्विस्ट, यानी ये एक पूरा ट्विस्ट यहाँ से लेकर ये है, तो इस ट्विस्ट में 10 बेस पेयर होते हैं। एक ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये यहाँ पर जो भी होगा, ए होगा या टी होगा या जी होगा या सी होगा, तो ऐसे 10 बेस पेयर होते हैं। और हर एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस देखिए क्या होगा, ये देखिए ये इसका एक पूरा ट्विस्ट, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 10 बेस पेयर है। अब इनका जो डिस्टेंस है हर एक बेस पेयर का, यानी ये जो डिस्टेंस है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4। ठीक है, 3.4। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो एक, अब टोटल कितने हैं 10, तो इस पूरे जो ट्विस्ट है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ऐसे जो है ये होगा पूरा। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये ट्विस्ट होते हैं वो कितने डिस्टेंस पे होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम पे ट्विस्ट होते हैं, और हर एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 3.4। क्लियर है। तो ऐसा ये जो है इसका पूरा मॉडल बनेगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं सारे जो है इसके पॉइंट्स बोल रही हूँ। A DNA molecule is composed of 2 polynucleotide chains that are spirally coiled to form a double helix. हर डीएनए मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है जो स्पाइरली कॉइल्ड है, डबल हेलिक्स शेप बना रही है। बैकबोन ऑफ चेन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन किसका बना है, शुगर फॉस्फेट का। द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर ओरिएंटेड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों जो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल होंगे, मतलब 5 एंड ऑफ वन स्ट्रैंड लोकेटेड विद द थर्ड एंड ऑफ अदर स्ट्रैंड। ठीक है, each polynucleotide chain consists of a sequence of nucleotide linked together by phosphodiester bond joining adjacent deoxyribose sugar। यानी ये जो शुगर और फॉस्फेट जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो न्यूक्लियोटाइड के बीच में वो क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। The 2 polynucleotide strands are held together in their helical configuration by hydrogen bonding between bases। मतलब जो बेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसी के कारण उनका शेप जो है वो रह पाता है। The resulting base pair being stacked between the 2 chains perpendicular to the axis of molecule like the steps of a spiral staircase। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जो उसके रेलिंग्स हैं वो क्या है, फॉस्फेट और शुगर, और जो हम चढ़ रहे हैं जिस पे सीढ़ियाँ वो किसकी बनी हुई, नाइट्रोजनस बेसिस की।
तो इस प्रकार से वो पूरा उसमें धंसे हुए रहते हैं कि वो उसके शेप को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हम स्पाइरल स्टेयरकेस को यदि देखें, जैसे घुमावदार सीढ़ियाँ, तो वो कैसे जमी हुई रहती है, उस टाइप का शेप है इसका। द बेस पेयरिंग इज ऑलवेज स्पेसिफिक, बेस पेयरिंग बिल्कुल स्पेसिफिक है। एडिनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वेनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विथ साइटोसिन। ओके, तो इसका क्या मतलब है? ऑल बेस पेयर कंसिस्ट ऑफ वन प्यूरिन एंड वन pyrimidine, एक प्यूरिन होगा उसके साथ दूसरा pyrimidine. Adenine and thymine forms 2 hydrogen bond and guanine and cytosine form 3 hydrogen bonds. The two strand of DNA molecule are called complementary strand. क्या कहा जाता है इन्हें? complementary strand कहा जाता है। तो यदि एक का हमको बेस सीक्वेंस पता है तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। The two strands of the DNA molecule are coiled together in a right-handed helix, forming the DNA double helix. Right-handed manner में ये एक दूसरे पे coiled है। Diameter जो है इसका डबल हेलिक्स का वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और जो इसका एक टर्न है वो कितने डिस्टेंस पे? 34 एंगस्ट्रॉम पे, और बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और हर एक जो ट्विस्ट है उसमें 10 बेस पेयर्स हैं। ठीक है। The double helix shows a major or wide groove and a minor or narrow groove. The narrow groove is the distance between the paired molecule, while wide groove is space between successive turns when the pair wound into a helix. तो ये सारे इसके जो हैं वो पॉइंट्स थे। अब ये देखिए इसका जो है स्ट्रक्चर, ये देखिए ये यहाँ पर आपको बिल्कुल ये ऐसा नॉर्मल सा बना के दिया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि ये 2 बेस पेयर, ये इसका 5 एंड, इसका 3 एंड, इसका 3 एंड, इसका 5 एंड, और बीच में क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। देखिए ये G C T A A T C G, तो ऐसे ये अरेंज रहते हैं। ठीक है, ये बीच में नाइट्रोजनस बेसिस धसे हुए हैं, ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, और एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है ये इस टाइप का है, ऐसे पूरा हेलिक्स। ये देखिए, ठीक है, ये मेजर ग्रूव हो गया इसके, जो अभी मैंने बोला कि ये मेजर ग्रूव है, और ये जो छोटा सा है ये माइनर ग्रूव है। मेजर ग्रूव मतलब एक पूरा जो वो ट्विस्ट को कवर कर रहा है, और माइनर अलग है। फिर उसके बाद ये जो पूरा डायमीटर है इसका वो 20 एंगस्ट्रॉम है, या फिर ये जो है पूरा वो क्या है? 20 एंगस्ट्रॉम। फिर हर इसके बीच की दूरी जो है वो क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक जो ट्विस्ट है वो कितने डिस्टेंस पे? 34 एंगस्ट्रॉम पे। तो ये जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये देखिए इसको और ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है पूरा प्रॉपर कि ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ये फॉस्फोरस है, ये माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव पूरा, और ये बेसिस जो है ये बीच में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये ऐसा पूरा, ये देखिए ये इस साइड चल रहा है एक, और ये इस साइड एंटी पैरेलल। ठीक, तो ये पूरा ऐसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है डीएनए का। तो आज हमने ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है। अब इसके बाद यानी कि हमको देखिए जो लास्ट टॉपिक में देखा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं हम, कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, बट किसके थ्रू? तो यहाँ पर हम वो देख रहे हैं कि जो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है वो क्या है? डीएनए या फिर आरएनए। कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी होगा, लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है? डीएनए। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर इसके बाद हम आगे का देखेंगे कि क्या वाकई में जेनेटिक मटेरियल कैसे पता चला था और किसने इसका पता लगाया था। अभी हमने देखा कि वाटसन और क्रिक ने इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बस अब ये देखिए, अब ये जो सेंट्रल डोग्मा है, तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है? वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन।
मतलब हमने क्या बोला कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, किसके थ्रू? डीएनए। तो कैसे होती है? तो उसे हम जो वे है, उसका जो रास्ता है पूरा, वो है सेंट्रल डोग्मा। तो ये जो वे है वो क्या है, देखिए, डीएनए से इंफॉर्मेशन जाती है आरएनए में, और आरएनए से जाती है प्रोटीन में। डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। तो ये है सेंट्रल डोग्मा कि डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए पे जाएगी और आरएनए से प्रोटीन में। तो वो हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे जाती है। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक कैसे, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रॉपर वेल डिफाइंड सेल नहीं होती है, तो उनमें डेफिनेट न्यूक्लियस तो होता नहीं है। तो जो डीएनए है वो क्या होगा, पूरा स्केटर्ड नहीं रहता, पूरी सेल में फैला हुआ नहीं रहता है। इट इज हेल्ड टुगेदर विद सम प्रोटीन इन अ रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मतलब वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है एक पर्टिकुलर रीजन में, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बी प्रोटीन। ऐसे लार्ज लूप के तौर पे वो उसमें ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो ये होगा किसमें, प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में क्या रहता है, डीएनए जो है वो क्या है, स्टेबिलाइज्ड विथ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। मतलब डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, उसके साथ स्टेबिलाइज रहेगा। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू रिच इन बेसिक एमिनो एसिड। हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज क्या है, क्यों है? क्योंकि उनमें लाइसिन्स और आर्जिनिन्स होते हैं। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। या नहीं, देखिए, ये इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम, ये, और ये हिस्टोन प्रोटीन है और उसके साथ डीएनए जो है ये जुड़ा हुआ है। ये दिख रहा है आपको बीच में हिस्टोन प्रोटीन, और उसके साथ जो है ये डीएनए पूरा ऐसा स्टेबिलाइज्ड है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 8 मॉलिक्यूल का ऐसा ग्रुप बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेर। ठीक है, ये ऐसे 8 अंदर की तरफ हिस्टोन है और बाहर जो है ये क्या है, डीएनए। ठीक है, तो ऐसे ये ऑर्गेनाइज रहेगा। निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। हमने क्या बोला कि हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें लाइसिन और आर्जिनिन है। तो डीएनए होता है निगेटिव चार्ज, तो ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। मतलब हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव है, डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसोम। द न्यूक्लियोसोम आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो हमको ये डीएनए और हिस्टोन कैसे दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब जैसे एक माला में मोती होते हैं, कि ये पूरा डीएनए है और ये जो हिस्टोन्स के यूनिट्स हैं वो ऐसे लगे हुए हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है हमको दिखाई देता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। अब ये न्यूक्लियोसोम बहुत सारे होते हैं, रिपीट अपनी यूनिट को करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। तो इस प्रकार से ये अरेंज रहते हैं। मतलब हमने इसको क्या बोला है कि उसकी पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की, तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स में तो नॉर्मल है और यूकैरियोट्स में ये हिस्टोन प्रोटीन इनको अरेंज करके रखता है। द क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर्स। दिस आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज टू फॉर्म क्रोमोसोम। और ये आपने 11th में पढ़ा है कि जब मेटाफेज स्टेज आती है सेल डिवीजन में, तो ये फिर से कंडेंस होके और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। यूक्रोमेटिन ये क्या होता है, इन द न्यूक्लियस सम लूजली कॉइल्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन। मतलब जब कोई रीजन थोड़ा कॉइल्ड होने में लूज रह गया है, लाइट स्ट्रेंड कहते हैं इसे, लाइट स्टेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमेटिन। फिर हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, इन द न्यूक्लियस मोर डेंसली पैक्ड रीजन, यानी जो बहुत डेंस पैक है, यानी डार्क दिखेगा जो, वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, और जो लाइट है, लूजली पैक है, वो यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देन हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन, अभी जो हम पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, डीएनए से आरएनए में कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है,
तो वो उसमें यूक्रोमेटिन जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो आज के लिए इतना ही कि हमने पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, डीएनए की पैकेजिंग देखी है। अब नेक्स्ट जो है हम आगे की जो है स्टेप्स देखेंगे कि कैसे पता चला था कि डीएनए जो है वो ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए क्या क्या साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट जो है वो किए थे। थैंक यू।